Question number 36. A monkey of mass 15 kilogram is climbing on a rope with one end fixed to the ceiling. If it wishes to go up with an acceleration of 1 meter per second square, how much force should it apply on the rope? इसे रोप पे कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए ताकि ये ऊपर की तरफ क्लाइंब कर पाए विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. If the length of the rope is 5 meter and the monkey starts from rest, how much time will he take to reach the ceiling? देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप एक कंसेप्ट समझो कि जब हम लोग रोप को खींचते हैं तो हम लोग करते क्या है. ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल में भी वैलिड होता है, वर्टिकल में भी वैलिड होता है. जैसे आप सिंपल ये समझो कि मान लो कि रोप से हमें लटकना है. ओके, दिस इज अ बॉय और ये इस रोप से ऐसे लटकना चाहता है. करेक्ट. दिस इज द रोप. दिस रोप इज अटैच टू द सीलिंग. अब आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग जब रोप से लटकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं. ओके, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, या फिर ये जो बॉय है ये रोप को अपने नीचे की तरफ खींचेगा. ओके, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, एक रोप को पकड़ के खींचने का प्रयास करो और फिर विजुअलाइज करो कि हम लोग करते क्या है, रोप को अपनी तरफ खींच रहे हैं. करेक्ट. तो ये भी रोप को क्या करेगा, रोप को पकड़ के उस पर फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगाएगा. समझ में आया. इसे विजुअलाइज भी इजीली किया जा सकता है. एक रोप लो और उससे लटकने का प्रयास करो तो आप देखोगे कि आप क्या कर रहे हो, रोप को हाथों से पकड़ा और उसे नीचे की तरफ हम खींचते हैं. करेक्ट. देखो मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूँ, सिचुएशन क्या होता है. ओके, तो देखो ये बच्चा क्या करेगा, इस रोप को पकड़ के इस पॉइंट को ये एक लगाएगा फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में. समझ में आया. रोप को पकड़ा हाथों से. ओके, आप ये करके भी देखो, रोप को पकड़ो हाथों से और फिर नीचे की तरफ खींचता है. तो एज पर एक्शन रिएक्शन ये रोप क्या करता है, इस पे एक फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में. और इस तरीके से हम लोग रोप से लटक सकते हैं. अब इसको मान लो कि क्लाइंब करना है विथ एक्सेलरेशन, तो ये क्या करेगा, बार बार एक हाथ से फिर फोर्स लगाएगा, फिर एक हाथ से फोर्स लगाएगा, फिर दूसरा हाथ से ऊपर पकड़ेगा. करेक्ट. क्या करेगा, ये पहले एक हाथ इधर लगाया, फिर दूसरा हाथ इधर लगाएगा, फिर इस हाथ को ले जाके ऊपर लगाएगा, इस तरीके से. तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है. मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी. नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ा एक सिंपल तरीका है. मंकी को ऊपर जाना है. करेक्ट. ऐसे समझो, नीचे लग रहा है mg. दूसरा फोर्स क्या हो सकता है, दूसरा फोर्स हो सकता है जो रोप इसके ऊपर लगाए. समझ में आ रहा है ना. ऐसे आप सोच लो क्वेश्चन को, एक ये तरीका है. अच्छा, रोप में टेंशन क्या होगा, एफ के इक्वल. तो ये तो मैंने आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म बताया कि होता क्या है, कि हम लोग रोप को पकड़ते हैं, रोप को हम लोग नीचे की तरफ खींचते हैं, रोप हमारे हाथों पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है. ये नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे सिंपल तरीका क्या है समझने का, मंकी है, मंकी पे नीचे लग रहा है mg. ओके, ऊपर इसे एक्सेलरेट करना है तो कैसे एक्सेलरेट करेगा, रोप क्या करेगा, रोप एक फोर्स लगाएगा इक्वल टू टेंशन. समझ में आ रही मेरी बात. और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नीचे क्या लगेगा बच्चों, इस पे नीचे लगेगा mg. कितना है mg, 15 g के इक्वल. तो अब F इज इक्वल टू एम में अप्लाई करते हैं हम लोग. व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मंकी, F माइनस 15g. दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. करेक्ट. अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हाउ मच फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप. रोप पे ये कितना फोर्स लगाएगा, F की वैल्यू निकालनी है. सो दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू 15g प्लस 15a. अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है, 1 के इक्वल तो 1 लिख दो, g की वैल्यू 10 रख दो तो दिस इज 150
प्लस 15 दैट इज 165 न्यूटन। करेक्ट। तो इस मंकी को क्या करना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 165 न्यूटन के इक्वल, तो ये ऊपर की तरफ क्लाइंब करेगा। करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 5 मीटर इसे ऊपर जाना है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट पार्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0, एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 5 मीटर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 5 मीटर विल बी इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। करेक्ट। तो यहाँ से टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 के इक्वल, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 सेकेंड्स। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक मंकी है और एक ब्लॉक है। ओके, द मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन द रोप दैट गोज ओवर ए स्मूथ लाइट पुली एंड सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास। इसका मास यदि m है तो मंकी का मास भी क्या है, m है। ओके, masses are same, show that whatever force on the monkey, या फिर so that whatever force the monkey exerts on the rope, मंकी जितना भी फोर्स लगा ले इस रोप पे, हमें ये प्रूव करना है कि द मंकी एंड द ब्लॉक मूव इन सेम डायरेक्शन विथ इक्वल एक्सेलरेशन। जो मंकी होता है, ओके, और जो ब्लॉक होगा, इनका एक्सेलरेशन इक्वल होगा, ओके, और सेम डायरेक्शन में होगा। फिर क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ इनिशियली बोथ वेयर एट रेस्ट देयर सेपरेशन विल नॉट चेंज एज द टाइम पास। मतलब टाइम के साथ इनके बीच का सेपरेशन बदलेगा नहीं। ओके, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, विजुअलाइजेशन आपको चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि मंकी किस प्रकार से ऊपर की तरफ क्लाइंब करेगा। ओके, पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि किस तरीके से क्लाइंबिंग होती है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है कि मान लो एक ब्लॉक है, करेक्ट, यहां से एक मास अटैच कर दूं मैं, यहां से मैं दूसरा मास अटैच कर दूं, तो जनरली हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसका एक्सेलरेशन यदि ऊपर है या एक ब्लॉक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है। करेक्ट, यही ऑब्जर्वेशन होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंड क्या है, एक एंड ब्लॉक से फिक्स्ड है और इसका दूसरा एंड दूसरे ब्लॉक ब्लॉक पे फिक्स्ड है। करेक्ट, तो दिस इज द जनरल ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब मंकी क्लाइंब करता है तो स्ट्रिंग का एक एंड तो यहाँ फिक्स्ड है। करेक्ट, समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग का एक एंड तो यहाँ फिक्स्ड है, लेकिन दूसरा एंड फिक्स्ड नहीं है, दूसरा एंड तो ऐसे लूज है। समझ में आ रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक एंड से तो ब्लॉक लटका हुआ है। करेक्ट, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो मंकी है ना,
मंकी से एक एंड फिक्स्ड नहीं है। ओके, देखो मंकी ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे पकड़ा, मैं ऐसे दिखाऊं क्या, ये, और बाकी जो रोप है ना वो यहाँ से ऐसे लूज है। समझ में आ रहा है लॉजिक? ये बाकी का जो रोप है ना वो यहाँ से लूज है। करेक्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, जो ऊपर मैंने ब्लॉक दिखाया और ये नीचे जो मंकी देख रहे हो। अब होगा क्या, जब मंकी ऊपर जाता है ना तो करता क्या है, ये अपना एक हाथ यहाँ रखेगा। ओके, फिर थोड़ा सा खुद को ऊपर शिफ्ट करेगा, फिर दूसरा हाथ यहाँ। समझ में आ रहा है ना? आप खुद भी ये चीज विजुअलाइज कर सकते हो। करेगा क्या मंकी, मंकी पहले एक हाथ से पकड़ा है, उस हाथ को स्ट्रांग पोजीशन बनाएगा, होल्ड करेगा और दूसरे हाथ को लूज करके ऊपर ले जाके पकड़ेगा। फिर इस हाथ से रोप को टाइट पकड़ेगा और जो नीचे वाला हाथ है उसको अब ले जाके और ऊपर ले जाएगा, और इस तरीके से ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो इस केस में क्या होता है ना कि ये जो नीचे से रोप है, ये रोप बेसिकली और नीचे चलता जाता है। समझ में आ रहा है मैकेनिज्म, या मैं दोबारा समझाऊं? देखो क्या इसका मैकेनिज्म होता है। जैसे दिस इज द रोप, इसका एक हाथ यहाँ है, दूसरा हाथ है यहाँ। अब ये इस हाथ को टाइटली पकड़ेगा, अब दूसरा हाथ जाएगा इस पोजीशन पे। करेक्ट। फिर इस हाथ को लूज छोड़ेगा, अब दूसरा हाथ जो है यहाँ गया। फिर इस हाथ को लूज करेगा, फिर ये हाथ ऊपर जाके पकड़ा। फिर नीचे वाला लूज करेगा, फिर ये हाथ ऊपर जाके पकड़ा। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो ये है मैकेनिज्म। करेक्ट। अब इसको सिंपल तरीके से समझा जाए तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के टर्म्स में समझेंगे। दोनों का मास क्या है? दोनों का मास है सेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मास ऑफ मंकी एंड ब्लॉक इज सेम। मंकी एंड ब्लॉक इज सेम। पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको समझाया कि अगर जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टी है, ओके, इसका मतलब मंकी के हाथों पे भी ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगा। करेक्ट, क्योंकि F इज इक्वल टू टेंशन। मेरी बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा मंकी रोप पे फोर्स लगाएगा उतना टेंशन बढ़ेगा, और उतना ज्यादा क्या होगा, मंकी के ऊपर फोर्स लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे यदि मैं लिखूं, देखो यहाँ पे यदि टेंशन कितना है T, और यहाँ पे यदि टेंशन कितना है T, तो ये जो रोप है वो क्या करेगा, इस ब्लॉक पे भी टेंशन T ऊपर लगाएगा और इस पे भी टेंशन T ऊपर लगाएगा। करेक्ट। बाकी सब कुछ सेम है, ब्लॉक्स में भी तो यही होता था ना। देखो यहाँ टेंशन टी है, यहाँ टेंशन टी है, तो दोनों ब्लॉक्स पे ही रोप क्या करेगा, टी लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ भी वही होगा, बस फर्क क्या है ना कि किस तरीके से ये ऊपर जा रहा है। तो जब ये मंकी ऊपर जाता है ना, तो ये रोप ऊपर नहीं जा रही है, एक्चुअली ये क्या कर रहा है, अपने हाथ को ही ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। करेक्ट। और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये ब्लॉक तभी ऊपर जाएगा जब ये जो स्ट्रिंग है या जो रोप है ये ऊपर जाए। लॉजिक समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन यहाँ पे क्या है, जरूरी नहीं है कि ये रोप ऊपर जाए। आप पिछले क्वेश्चन में रिकॉल करो, रोप स्टेशनरी है और एक ब्लॉक है, तो क्या ये ब्लॉक ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। लेकिन रोप स्टेशनरी है, क्या मंकी ऊपर जा सकता है? बताओ मुझे। यस, जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म फॉलो करता है। एक हाथ से पकड़ा, फिर दूसरे हाथ को ऊपर ले गया, फिर नीचे वाले हाथ को और ऊपर ले गया। ओके, तो ये डिफरेंस है। इस चीज को आप अपने वर्ड्स में भी चाहो तो लिख लेना। करेक्ट। अब ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ टेंशन इन द रोप इज टी, इफ टेंशन इन रोप इज टी, then force applied by rope on monkey is also T.
ऑन मंकी इज टी। अच्छा, ब्लॉक पे भी टी लगाएगा, वो भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ओके, तो यदि अब मैं मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, और ये है ब्लॉक, करेक्ट, दोनों का मास सेम है। ओके, तो यहां से क्या लगेगा, यहां से लगेगा टी, यहां से क्या लगेगा, इस पे भी लगेगा टी, इस पे क्या लगेगा नीचे, mg, और इस पे क्या लगेगा नीचे की तरफ, mg, करेक्ट। तो फ्री बॉडी डायग्राम आइडेंटिकल है, दोनों के मासेस आइडेंटिकल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? यस, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ, इसका भी मैं ऐसे लिख दूं क्या, दिस इज मास m, दिस इज मास m, देयरफॉर एक्सेलरेशन, अच्छा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम आएगा। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ मंकी एंड ब्लॉक इज सेम, ब्लॉक इज सेम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड तो दो ब्लॉक्स के केस में भी सेम होता था, यहाँ डायरेक्शन भी सेम होगा। ओके, तो बस अब आंसर आ ही गया है, लेकिन मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर देता हूं। देखो, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऊपर तभी जाएगा जब ये एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऊपर जाए। यदि एक स्ट्रिंग ऐसा है, करेक्ट, स्ट्रिंग फिक्स्ड है, तो ये ब्लॉक ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन एक मंकी ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है मंकी ऊपर, बताओ मुझे? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म फॉलो करता है, जो मैंने बताया। क्या करता है, अपने हाथों को ही क्या करता है, ऊपर की तरफ ये खींच के ले जाता है, करेक्ट। तो यहां भी सिमिलर सिचुएशन है, दोनों का मास क्या है, सेम है। ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, क्यों, ये ब्लॉक ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि ये जो पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग है ये ऊपर जा रहा है। यहां से देखोगे तो ये पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग नीचे जा रहा है, लेकिन मंकी क्या कर रहा है, ये मंकी अपने हाथों को ही क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ले जा रहा है, ऐसे ऐसे, करेक्ट, इसलिए ये मंकी ऊपर जाएगा। फिर हमने क्या किया, ओके, एक पॉइंट और, यहाँ पे कोई नॉर्मल स्ट्रिंग कंस्टेंट काम नहीं करेगा। पहले स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या था कि एक ब्लॉक ऊपर तो दूसरा ब्लॉक नीचे, क्या करते थे हम लोग वहां पे, नेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे तो स्ट्रिंग, यहाँ से देखो बहुत सारा स्ट्रिंग लूज है ऑलरेडी। मंकी जितना ऊपर जाएगा, कल को देखो, कल को ये ब्लॉक यहाँ चला जाएगा और मंकी यहाँ चला जाएगा, मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो नीचे से और लूज हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये नॉर्मल प्रॉब्लम से अलग है। मैंने क्या किया फिर, अगर जो यहाँ पे टेंशन टी है, ओके, स्ट्रिंग में टेंशन टी है, तो ब्लॉक पे भी टेंशन टी लगेगा और मंकी पे भी टेंशन टी लगेगा। ये ड्रॉ कर दिया मैंने फ्री बॉडी डायग्राम, करेक्ट। फोर्सेस सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम आएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टी माइनस एम जी अपॉन एम, ये भी लिख सकते हो। ओके, अगर जो टेंशन ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, टी माइनस एम जी अपॉन एम। अच्छा, यहाँ पे टेंशन कैसे पता चलेगा, देखो जितना ज्यादा मंकी फोर्स लगाएगा रोप पे, उतना ज्यादा रोप में टेंशन आएगा। ओके, तो टेंशन, अगर जो मंकी मान लो रोप को छोड़ देगा तो टेंशन जीरो हो जाएगा, दोनों का फ्री फॉल होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे देखो, मान लो इस मंकी ने रोप को छोड़ दिया, तो मंकी का तो फ्री फॉल होगा ही, ठीक है। रोप को हम लोग मासलेस अज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, तो मंकी जैसे ही रोप को छोड़ेगा, करेक्ट, तो अचानक से यहाँ टेंशन हो जाएगा जीरो, मंकी तो फ्री फॉल करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन जीरो हो गया तो ब्लॉक भी फ्री फॉल करेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो बेसिकली जो टेंशन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मंकी। मंकी ने क्या किया, टेंशन लगा दिया mg के इक्वल, तो मंकी भी रेस्ट पे रहेगा और ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा।
मंकी ने 2 mg लगा दिया, तो मंकी के ऊपर 2 mg ऊपर, ब्लॉक के ऊपर भी क्या लगेगा 2 mg इन अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों का एक्सेलरेशन g अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। करेक्ट। तो टेंशन इन द रोप, अच्छा आप लिख लेना कि रोप इज अज्यूम टू बी मासलेस। ओके। तो टेंशन इन द रोप विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय मंकी ऑन द रोप, बाय मंकी ऑन रोप। करेक्ट। अब यहां से आपको 3 केसेस विजुअलाइज करने हैं खुद से। पहला, अगर जो मान लो उसने रोप को छोड़ दिया मंकी ने, मतलब कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो टेंशन क्या हो जाएगा 0, और दोनों का फ्री फॉल होगा। मैं लिख दूं क्या? ये खुद से सोचना है, विजुअलाइज करना है। केस 1, मंकी लीव्स द रोप, मंकी लीव्स रोप, दिस इंप्लाइज टेंशन विल बी 0, और यदि टेंशन 0 हो गया तो क्या होगा बच्चों, दोनों का फ्री फॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके। इसने तो छोड़ दिया इस रोप को, देखो। तो ये है रोप, ये रोप के अंदर टेंशन हो जाएगा 0, यहां से टेंशन हो जाएगा 0। इसका क्या हो जाएगा, मंकी नीचे आना शुरू हो जाएगा विथ एक्सेलरेशन g, और इसका भी एक्सेलरेशन g। ओके। तो मंकी, आप लिख लोगे क्या? अब मैं कितना लिखूं, इस चीज को लिख लेना कि अब दोनों का फ्री फॉल होगा। केस 2 क्या होगा, मंकी ने, मंकी अप्लाइज अ फोर्स mg, मंकी अप्लाइज फोर्स mg ऑन रोप। इसका मतलब टेंशन क्या हो जाएगा, mg के इक्वल। करेक्ट। और दोनों के दोनों रेस्ट पे रह जाएंगे। करेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका भी एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, इसका भी एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, mg के इक्वल, और यहाँ भी टेंशन क्या हो जाएगा, mg के इक्वल। तो इस केस में देखो, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब इनके बीच का सेपरेशन कभी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में दोनों का फ्री फॉल हो रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो रहा है, मतलब जितना नीचे मंकी आएगा उतना ही नीचे ब्लॉक आएगा, और इनके बीच का सेपरेशन इस केस में भी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली मान लो मंकी ने क्या किया, मंकी ने एक फोर्स लगा दिया, कितना, 2 mg, या फिर आप 3 mg मान सकते हो। ओके। तो मंकी ने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया इक्वल टू 3 mg, तो टेंशन क्या हो जाएगा, 3 mg के इक्वल। करेक्ट। 3 mg। तो आप चाहो तो अलग से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, लेकिन 3 mg लगाया है मंकी पे। ओके, ऊपर की तरफ, नीचे लग रहा है mg, तो इसका एक्सेलरेशन मंकी का ऊपर क्या हो जाएगा, 2g के इक्वल। ओके। सिमिलरली इस ब्लॉक पे देखो, ऊपर लगेगा 3 mg, नीचे लगेगा mg, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, समझ में आ गया? तो देखो, जितना ऊपर मंकी जाएगा उतना ही ऊपर इनिशियल वेलोसिटी यदि मैं अज्यूम कर लूं कि 0 है, तो जितना मंकी ऊपर जाएगा उतना ही ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, और इनके बीच का सेपरेशन फिर से चेंज नहीं होगा। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था। ओके। तो याद रखिएगा कि ये सिचुएशन बिल्कुल ही
हमारे कॉमन सेंस के अगेंस्ट था, क्योंकि मंकी जो है ना वो अलग तरीके से रोप को क्लाइंब करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अ मंकी बी shown in the figure is holding on to the tail of monkey A। तो देखो बच्चों, मंकी बी ने क्या किया है, मंकी ए के पूंछ को पकड़ लिया है। ओके देखो, एक्चुअली ये जो इसका टेल है ना वो एकदम सीधा हो जाएगा जब ये इसको पकड़ के लटकेगा। ओके, द मंकी द मासेज ऑफ द मंकी ए एंड बी आर 5 kg एंड 2 kg। मतलब ये जो ऊपर है इसका मास है 5 kg, और ये जो नीचे है मान लो कि इसका छोटा बच्चा है, तो इसका मास कितना है, सिर्फ 2 किलो। ओके, इफ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 N इन इट्स टेल। जो ए है ना, ये मैक्सिमम कितना टेंशन टॉलरेट कर सकता है, 30 N का अपने टेल में। ओके, सो व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विथ इट। करेक्ट। तो बोल रहा है कि इसमें टेंशन 30 N से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 N से ज्यादा ये टॉलरेट कर ही नहीं सकता। तो पूछा जा रहा है कि मंकी ए कितना फोर्स इस रोप पे लगा सकता है ताकि ये साथ साथ ऊपर जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ध्यान से देखना, इसका मतलब, अच्छा, साथ साथ ऊपर जाए या नीचे आए, इसका दोनों मतलब हो सकता है। ओके, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ऊपर जाएं, क्योंकि इसको साथ में कैरी करना है। साथ में कैरी करना है मतलब टेंशन जीरो भी ले सकते हो और मैक्सिमम भी ले सकते हो, ये दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। करेक्ट, ध्यान से देखना। ये है बच्चों, मान लो दिस इज टेंशन T1। तो T1 जो है ये कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर सकता है। मैक्सिमम वैल्यू 30 N है, मिनिमम कितना हो सकता है? क्या मिनिमम हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम इज 0? ओके, लेकिन यहाँ पे यदि मैं टेंशन 0 अज्यूम करूंगा तो बी का फ्री फॉल होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विथ इट। अच्छा ये, ओके मैंने ये मिस कर दिया था। ए इज क्लाइंबिंग अप द रोप, इसे क्या करना है, ऊपर की तरफ क्लाइंब करना है। करेक्ट, ठीक है, तो टेंशन हम लोग 0 नहीं बोल सकते। तो ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए को ऊपर की तरफ चलना है। करेक्ट, और साथ में इसे क्या करना है, बी को भी ऊपर की तरफ ही कैरी करना है। ओके, अब पूछा जा रहा है कि ए मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे कितना लगा सकता है। ओके, ये मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे कितना लगा सकता है। T1 की मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ T1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ T1 इज इक्वल टू 30 N। करेक्ट, तो यदि इन्हें दो ब्लॉक की तरह मैं ट्रीट करूं, सपोज दीज आर टू ब्लॉक्स, सिर्फ समझाने के लिए, दिस इज ब्लॉक ए, या फिर इसको ऐसे मान लो, एंड दिस इज ब्लॉक बी। ये तो एक दूसरा फोर्स लगाएगा मंकी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन कितना है, पहले मैक्सिमम वाला हम लोग वर्कआउट करते हैं, फिर मिनिमम वाला भी देख लेंगे क्या होगा। तो बी का जो मास है वो कितना है, दिस इज मंकी ऑफ मास 2 kg। इसका क्या नाम दिया जाए, दिस इज मंकी बी। ओके, इसका मास कितना है, 2 kg के इक्वल। तो इस पे मैक्सिमम टेंशन कितना लग सकता है, 30 N। ओके,
फॉर मैक्सिमम टेंशन। ओके, तो यदि इस पे मैक्सिमम टेंशन लगा दिया जाए मंकी 2 पे, नीचे की तरफ कितना लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा इस पे mg, दैट इज 20 न्यूटन। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ऊपर के डायरेक्शन में? नेट फोर्स इज 30 - 20 एंड दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना हो सकता है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। अब यदि मंकी ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जाए फॉर मंकी ए, मंकी ए के टेल से मंकी ए का मास कितना है? 5 kg। करेक्ट। मंकी ए कुछ फोर्स लगाएगा रोप पे, तो रोप क्या करेगा? अभी पिछले 2 क्वेश्चन में ये कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। मंकी ए को क्या करना है? क्लाइंब करना है, तो ये रोप पे फोर्स लगाएगा नीचे और रोप इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका जो टेल है, टेल से एक टेंशन लगेगा कितना? 30 न्यूटन। नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। और मुझे एक्सेलरेशन पता है कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं F इज इक्वल टू एम ए। सो व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स ऑन दिस मंकी इज F -30 -50 इज इक्वल टू कितना? 5 × 5, 5 × 5 = 25। करेक्ट। दिस इंप्लाइज F कितना हो सकता है? दिस इज 80 + 25, दैट इज 105 न्यूटन। ओके, अब यदि ये 105 न्यूटन से ज्यादा लगाएगा तो इसका एक्सेलरेशन 5 से बढ़ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि इसके टेल में टेंशन भी फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर मंकी जो नीचे इसके लटका हुआ है, मंकी ए नहीं सॉरी मंकी बी जो लटका हुआ है, वो भी तो ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करेगा। करेक्ट। इसीलिए दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा यदि फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? टेंशन भी 30 न्यूटन से बढ़ जाएगा। तो इफ monkey A applies a force of 105 Newton on the rope, acceleration of monkeys is equal to 5 meter per second square, and tension in the tail of monkey A, in the tail of monkey A is कितना? 30 न्यूटन। करेक्ट। अब मान लो मंकी ए ने 105 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया, बट इफ monkey applies more than 105 Newton, more than 105 Newton on rope, then tension in its tail, then tension in his tail will exceed 30 Newton, will be more than 30 Newton. करेक्ट, जो कि हमें नहीं चाहिए। मंकी ए फिर इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। करेक्ट। देयरफॉर
maximum force monkey A can apply on the rope, monkey A can apply on the rope is कितना बच्चों, 105 न्यूटन। करेक्ट। इससे कम लगाएगा तो बच जाएगा, 105 न्यूटन लगाएगा तो मैक्सिमम टेंशन इसके टेल में आएगा। करेक्ट। अब मिनिमम की बात की जाए तो देखो मिनिमम तो ये होता कि छोड़ दे, लेकिन छोड़ेगा तो नीचे गिर जाएंगे दोनों, दोनों का फ्री फॉल होने लगेगा। ओके। लेकिन ऐसा हम नहीं करा सकते, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मंकी ए को क्या करना है, रोप क्लाइंब करना है और ऊपर की तरफ चलना है। करेक्ट। तो यदि मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, ओके, उतना ज्यादा टेंशन आएगा। करेक्ट। ओके। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन से ये ऊपर क्लाइंब करने का प्रयास करेगा उतना ज्यादा टेंशन आएगा। करेक्ट। कि टेंशन, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, इफ एक्सेलरेशन of up climb is more, up climb is more, then tension will be more. Correct. Then tension will be, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये अप क्लाइंब कर रहा है, ओके, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट करेगा उतना ज्यादा इसके टेल में टेंशन आएगा। तो अब आप खुद सोचो कि इसे ऊपर चलना है। करेक्ट। तो मिनिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, 0, बहुत ही धीरे 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 ऊपर जाए। यस, समझ में आ रहा है? बहुत धीरे धीरे ये ऊपर जाए। Therefore, minimum acceleration of up climb is tending to 0। अब देखो एग्जैक्ट 0 हो जाएगा तो ये वहीं पे रुक जाएगा। करेक्ट। तो थोड़ा सा 0 से ज्यादा, और थोड़ा सा ज्यादा मतलब फिजिक्स में तो 0 ही हो गया ऑलमोस्ट। करेक्ट। सो मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ अप क्लाइंब इज टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एकदम धीरे 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 ये दोनों क्या करें, ऊपर जाएं। समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन क्या हो जाए, एक्सेलरेशन हो जाए इनका 0। करेक्ट। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 0, इनका एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। तो इसका मास है 2 kg, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 5 kg। तो यदि मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, दिस इज बी, तो बी पे नीचे फोर्स कितना लगेगा, mg। ऊपर एक टेंशन लगेगा कितना, दिस टेंशन इज इक्वल टू कितना, mg कितना है, 20 न्यूटन। तो टेंशन भी कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन के इक्वल। करेक्ट। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, तो नेट फोर्स 0 हो जाए, मतलब मिनिमम टेंशन जो आएगा वो 20 न्यूटन आएगा। करेक्ट। अब आ जाओ, दिस इज मंकी ए, दिस इज हिज टेल, टेल से कितना टेंशन लग रहा है, 20 न्यूटन। आप ऐसे लिख सकते हो, यहां से क्या लगेगा, mg कितना, 50 न्यूटन। mg इज इक्वल टू 50 न्यूटन। और यहां से रोप पे क्या करेगा, ये फोर्स F लगाएगा। तो F कितना होना चाहिए ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, तो F विल बी इक्वल टू कितना,
70 न्यूटन, करेक्ट। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि दिस फोर्स इज इक्वल टू 70 न्यूटन, करेक्ट। तो यदि इसे एकदम स्लोली स्लोली ले जाना है, ओके, तो देयर फॉर टू क्लाइंब अप वेरी स्लोली, very slowly, monkey A applies a force of 70 न्यूटन ऑन रोप, ओके। अच्छा, 70 न्यूटन से कम लगाएगा ना तो फिर ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आने लगेगा। समझ में आ रही मेरी बात? 70 न्यूटन से अगर जो ये कम लगाएगा तो ये ऊपर नहीं नीचे आने लगेगा। 70 न्यूटन से ज्यादा लगाएगा तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। और जिस दिन ये फोर्स 105 न्यूटन होगा उस दिन टेंशन 30 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद भी उसने ज्यादा फोर्स लगाया तो उसके टेल में टेंशन 30 से ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट। तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख लेना कि यदि फोर्स, इफ फोर्स इज लेस देन 70 न्यूटन, ओके, फोर्स अप्लाइड बाय मंकी ऑन द रोप इज लेस देन 70 न्यूटन, तो ये नीचे आने लगेंगे। 70 न्यूटन से ज्यादा होगा तो ये ऊपर जाएंगे, करेक्ट। तो फोर्स कहाँ से कहाँ हो सकता है? देयरफॉर फोर्स applied by monkey A on the rope can vary from 70 न्यूटन टू 105 न्यूटन। अब कुछ पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप खुद से लिखना। 70 से कम में नीचे आएगा, 70 न्यूटन पे बहुत स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा, 105 न्यूटन पे इसका एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन मैक्सिमम होगा टेल में कितना? 30 न्यूटन के इक्वल, ओके।